स्वागत है आप सभी का। आज एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हैं। आज का नया टॉपिक है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। यद्यपि देखने में यह टॉपिक कुछ कठिन प्रतीत होता है क्योंकि इसमें अक्षरों का प्रयोग अधिक किया गया है, किंतु यदि सावधानीपूर्वक इसका अवलोकन किया जाए, इसका अध्ययन किया जाए तो निश्चित रूप से यह जितना सोचने में कठिन है उतना कठिन प्रतीत नहीं होता है। तो आइए देखते हैं कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को। इस वर्गीकरण की क्या विशेषताएं रही हैं, क्या कमियां रही हैं और भारतीय संदर्भ में या भारतीय पृष्ठभूमि में इसके महत्व क्या रहे हैं। आइए इसको देखते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। कोपेन, इनका पूरा नाम व्लादिमीर पीटर कोपेन, ये इनका पूरा नाम था। और इनकी जो नागरिकता थी वह जर्मन रशियन नागरिकता थी। इनका जन्म 1846 में हुआ था और मृत्यु इनकी जो है वह 1940 में हुई। यह इनका जीवन काल रहा है। अब आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को। महत्वपूर्ण पॉइंट में यह वर्गीकरण प्रकाशन के बाद भी कई बार संशोधित हुआ। कब संशोधित हुआ? वर्ष 1918 में, वर्ष 1931 में, वर्ष 1936 में और हालिया संशोधन जो इसका हुआ है वह वर्ष 1980 में हुआ। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कई संशोधन बार बार हुए, जिसमें से अधिकांश संशोधन तो कोपेन ने स्वयं किए, किंतु एक और विद्वान का नाम इनके साथ जोड़ा जाता है इनके वर्गीकरण में। इनका नाम है गीगर पॉल। गीगर पॉल ने भी आवश्यकतानुसार इनके जलवायु वर्गीकरण में परिवर्तन किया। मूलतः देखा जाए तो इनका वर्गीकरण भारत के मैदानी भागों के लिए था, किंतु आगे चल करके इन्होंने आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन करके भारत के पर्वतीय प्रदेशों और पठारी प्रदेशों को भी जोड़ दिया, जिस कारण इस वर्गीकरण में कुछ खामियां पाई गई। इन खामियों को, इन कमियों को आगे देखा जाएगा। पहले मूल विषय पर आते हैं। इन्होंने अपने इस वर्गीकरण में एक महत्वपूर्ण बात बताई कि वनस्पति संबंधित स्थान की जलवायु दिशाओं को व्यक्त करती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि किसी स्थान के बारे में यदि जानना हो तो वहां की वनस्पतियों का अवलोकन किया जाए। वनस्पतियों के अवलोकन से यह पता चल जाएगा कि संबंधित स्थान की जलवायु कैसी है, अर्थात वह जलवायु विषुवतरेखीय प्रकार की है, समाना प्रकार की है, टुंड्रा प्रकार की है, ध्रुवीय जलवायु है या किस प्रकार की है। तो इन्होंने एक तरीके से जलवायुवीय दशाओं के संदर्भ में वनस्पति के परिप्रेक्ष्य में यह विशेष बात बताया कि वनस्पति संबंधित स्थान की जलवायु दशाओं को व्यक्त करती है। और निश्चित रूप से कहीं न कहीं यह बात आंशिक रूप में ही सही, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इसकी पुष्टि भी करती है। तो यह कोपेन के वर्गीकरण का मूल बिंदु। इसके बाद आइए देखते हैं आधार को। इनके वर्गीकरण का आधार क्या रहा।
इनके वर्गीकरण का आधार तापमान, वर्षा और वनस्पति, इन 3 आधारों पर इन्होंने अपने वर्गीकरण को स्थान दिया। तापमान, वार्षिक औसत तापमान तथा मासिक औसत तापमान, वर्षा, मासिक औसत वर्षा तथा वार्षिक औसत वर्षा तथा वनस्पति। किसी भी स्थान पर वनस्पतियों के सघन आच्छादन के लिए या विरल वनस्पतियों का पाया जाना तापमान और वर्षा पर निर्भर करता है। तो अपने वर्गीकरण में इन्होंने 3 बिंदुओं को ध्यान में रखा। तो ये इनके वर्गीकरण का आधार हो गया। अब थोड़ा सा कठिनाई स्तर की ओर बढ़ते हुए इन्होंने अपने वर्गीकरण में कुछ संकेताक्षरों का प्रयोग किया। इन संकेताक्षरों को ध्यान से देखने की आवश्यकता है। यहाँ पर कैपिटल लेटर्स का प्रयोग किया गया है। कैपिटल लेटर्स 2 स्थानों पर प्रयोग किए गए हैं, ए से लेकर के एच तक और फिर इधर WSTF। क्रमशः देखते हैं। पहले ए को देखिए, या पहले प्रथम कैपिटल लेटर्स को देखा जाए जिनकी संख्या 6 यहाँ पर दिख रही है। ए से उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु को प्रदर्शित किया गया या भूमध्य रेखीय आर्द्र जलवायु को प्रदर्शित किया गया। बी से शुष्क जलवायु को प्रदर्शित किया गया है। सी वर्ण के माध्यम से, सी अक्षर के माध्यम से उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु को चित्रित किया गया है। डी के माध्यम से शीत शीतोष्ण जलवायु को दर्शाया गया। ई के माध्यम से ध्रुवीय जलवायु को दिखाया गया है। एच के माध्यम से उच्च पर्वतीय जलवायु को दिखाया गया। यद्यपि इसमें कैपिटल एच कहीं देखने को नहीं मिलता है, बल्कि इसमें स्मॉल एच देखने को मिलता है। तो आगे इसके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद कुछ स्मॉल लेटर्स का भी इस्तेमाल किया गया, जैसे एफ से आर्द्र जलवायु, डब्ल्यू से शीत ऋतु शुष्क, स्मॉल एस से ग्रीष्म ऋतु शुष्क, एम से मानसूनी जलवायु या ग्रीष्मकाल में प्रचुर वर्षा, स्मॉल जी से ग्रीष्मकालीन वर्षा, एच से 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान या 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान, स्मॉल सी से शीत ऋतु अधिक ठंडी को दिखाया गया। इसके बाद कैपिटल लेटर्स के शेष भाग, कैपिटल डब्ल्यू से शुष्क जलवायु को प्रदर्शित किया, कैपिटल एस से स्टेपी जलवायु को प्रदर्शित किया, टी से टुंड्रा जलवायु को प्रदर्शित किया और एफ से हिमाच्छादित जलवायु को प्रदर्शित किया। तो आइए देखते हैं इनके वर्गीकरण को। अगर इन अक्षरों पर ध्यान दिया जाए तो इस वर्गीकरण को तैयार करना परीक्षा की दृष्टि से सरल हो सकता है। यदि इसकी तैयारी क्रमशः और सोच समझ करके मनन करके की जाए तो निश्चित रूप से यह कठिन वर्गीकरण नहीं है, बल्कि आगे चल करके आसान प्रतीत होगा। इन्होंने कुल 9 जलवायु प्रदेश भारत के संदर्भ में बताए। इनके वर्गीकरण में भारतीय संदर्भ में कुल 9 जलवायु प्रदेश पाए गए। यहाँ देखें ई यहाँ पर ध्रुवीय जलवायु को प्रदर्शित करता है, अर्थात जम्मू कश्मीर का संपूर्ण भाग और हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा ध्रुवीय जलवायु के अंतर्गत है। कोपेन के अनुसार जहां वर्ष भर तापमान बहुत कम या जमाव बिंदु के आसपास पाया जाता है। ग्रीष्मकाल का सर्वाधिक तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास देखने को मिलता है। गर्मी की ऋतु छोटी होती है। वर्षा हिम के टुकड़ों के रूप में होती है, हिमकणों के रूप में होती है। तो यह ध्रुवीय जलवायु या ई के माध्यम से जो इंडिकेट किया गया है उसके संदर्भ में यहाँ पर बात बताई गई। इसके बाद दूसरा है ईटी जलवायु। ईटी जलवायु अर्थात ई के माध्यम से ध्रुवीय जलवायु और टी के माध्यम से टुंड्रा जलवायु। इसके अंतर्गत पूरी तरह उत्तराखंड शामिल है। खास तौर से उत्तराखंड के पर्वतीय भागों को इसमें शामिल किया गया। यहाँ की जलवायु
ध्रुवीय जलवायु से कुछ कमतर बताई गई। वर्षा मानसूनी हवाओं के माध्यम से उत्तराखंड के दक्षिणी भागों में होती है। गर्मी का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बताया गया। तो यह इस जलवायु प्रदेश के संदर्भ में या उत्तराखंड वाले हिस्से के लिए ईटी जलवायु संकेताक्षर प्रयोग किया गया। इसके बाद यहाँ देखें DFC। DFC अगर संकेताक्षर पर गौर किया जाए तो क्लियर होगा। D से शीत शीतोष्ण जलवायु, F से आर्द्र और स्मॉल C से शीत ऋतु अधिक ठंडी। मतलब इस भूभाग में शीत ऋतु बहुत ही ठंडी होती है और वर्ष के 8 महीने 8 मंथ्स शीत बताई गई है और गर्मी के दिन का सर्वाधिक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक बताया गया है। वर्षा प्रायः मानसूनी हवाओं के माध्यम से होती है, किंतु यह संपूर्ण इलाका लंबे समय तक वर्ष के अधिकांश महीने तो शीत की चपेट में रहता है। तो DFC इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश का अधिकांश भाग और असम का ऊपरी हिस्सा शामिल है। इसके बाद आइए देखते हैं CWG। CWG के अंतर्गत प्रयुक्त C अक्षर उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु को संकेत करता है, अर्थात इस भूभाग में उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। जाड़े की ऋतु शुष्क होती है, विंटर ड्राई। W का मतलब यहाँ पे है विंटर ड्राई, ये शीत ऋतु शुष्क होती है। और G का मतलब है कि ग्रीष्म काल में वर्षा होती है। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो भूभाग हैं उसको देखें। हिमाचल प्रदेश पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा के साथ साथ गुजरात के कुछ भाग, मध्य प्रदेश के अधिकांश भाग, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, बिहार संपूर्ण और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों के साथ साथ यहाँ पर अधिकांश असम और मेघालय के हिस्से शामिल हैं। तो यह CWG जलवायु प्रदेश के अंतर्गत बताया गया। वर्षा मानसूनी हवाओं के माध्यम से होती है और वनस्पतियां प्रायः पतझड़ प्रकार की पाई जाती हैं। इसके बाद दूसरा जलवायु प्रदेश देखें। दूसरा जलवायु प्रदेश AW करके है। AW अर्थात A का तात्पर्य है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु और W का मतलब है विंटर ड्राई, मतलब शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है बल्कि ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। इसके अंतर्गत शामिल भूभागों में गुजरात संपूर्ण, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भूभाग, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा के साथ साथ वर्तमान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से और कर्नाटक के कुछ भूभाग शामिल हैं। इस भूभाग में अरब सागरीय मानसून के माध्यम से बारिश होती है और यहाँ पर पतझड़ प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, किंतु ग्रीष्म ऋतु में दिन के समय भयानक उमस होती है, साथ ही साथ ग्रीष्म ऋतु में अधिक बारिश भी होती है। ये दोनों विशेषताएं इस स्थान पर पाई जाती हैं। इसका विस्तार यहाँ त्रिपुरा और मिजोरम में भी देखने को मिलता है, अर्थात इस क्लाइमेट की विशेषता त्रिपुरा और मिजोरम में भी पाई जाती है। इसके बाद देखें अगला जलवायु प्रदेश AMW। A का तात्पर्य है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसके बाद M फॉर मानसूनी, W फॉर विंटर ड्राई, अर्थात यह भूभाग पूरे भारत में मेघालय के हिस्से को अगर छोड़ दिया जाए तो सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है, अर्थात 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ प्राप्त होती है। जाड़े के दिनों में वर्षा नहीं होती है, गर्मी के दिनों में वर्षा अरब सागरीय मानसून के माध्यम से होती है। तो यह भूभाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत कोंकण तट और मालाबार तट, कोंकण तट इधर और मालाबार तट इधर, ये भूभाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करते हैं इस कोस्टल एरिया में की तुलना में। इसके बाद AS को देखा जाए। AS, A का तात्पर्य है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु और S का तात्पर्य है ग्रीष्म ऋतु शुष्क, अर्थात
इस भूभाग में कोरोमंडल तट का जो भूभाग है, तमिलनाडु मैदान का जो भूभाग है, यहाँ पर गर्मी की ऋतु शुष्क होती है, बल्कि जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है। लौटते हुए मानसून का वर्षा प्रदेश इसको कहते हैं। जाड़े की ऋतु का प्रदेश भी इसको कहा जाता है। तो अधिकांश तमिलनाडु का पूर्वी हिस्सा या पूर्वी घाट का अधिकांश भूभाग और पूर्वी समुद्र तटीय भूभाग का अधिकांश भूभाग इसके अंतर्गत शामिल है। जहाँ जाड़े की वर्षा के लिए यह जाना जाता है। यह भूभाग वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में भी विख्यात है। इसके बाद दो और प्रदेश शेष बचे हैं। यहाँ देखा जाए BWHW। बी का तात्पर्य है इस भूभाग में शुष्क जलवायु, W का तात्पर्य है शुष्क जलवायु, अर्थात यहाँ पर शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। H का मतलब है 18 डिग्री सेल्सियस से तापमान ऊंचा, और W स्मॉल लेटर का जो है इसका तात्पर्य है कि विंटर ड्राई, अर्थात यह शुष्क जलवायु का प्रदेश है जहां वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। जाड़े के दिनों में वर्षा नहीं होती है। ग्रीष्म काल में वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। इसके अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान के भूभाग शामिल हैं, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिले खासतौर से शामिल हैं। तो BWHW का यह प्रदेश हो गया। वनस्पतियां कटीली झाड़ियों के रूप में पाई जाती, कांटेदार वनस्पतियां पाई जाती हैं। गर्मी के दिनों में लू के थपेड़े यहाँ पर चलते हैं। इसके बाद एक और जलवायु प्रदेश शेष बचा हुआ है, BSHW। बी फॉर शुष्क जलवायु, एस फॉर स्टेपी जलवायु। एस का तात्पर्य है हाई टेम्परेचर, मतलब 18 डिग्री औसत से अधिक तापमान, और विंटर ड्राई, ये इस जलवायु की विशेषता है। इसके अंतर्गत राजस्थान का अधिकांश भूभाग, गुजरात, उत्तरी गुजरात का आंशिक भूभाग या उत्तरी गुजरात के कुछ हिस्से पाए जाते हैं, या इन भूभागों में इस प्रकार की जलवायु आच्छादित पाई जाती है। कोपेन के अनुसार यहाँ पर वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर के आसपास रिकॉर्ड की जाती है। वनस्पतियों के अंतर्गत अधिकांशतः कंटीली और झाड़ीदार वनस्पतियां पाई जाती हैं। अधिकांश भूभाग रेतीला या मरुस्थलीय है। तो इस प्रकार से कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण को भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार बताने का प्रयास किया। इनके वर्गीकरण में एक खास बात यह बताई गई कि इन्होंने मैदानी भूभाग के लिए, ये जो हिस्सा है इस भूभाग के लिए क्लाइमेटिक डिवीजन किया था, किंतु आगे चल करके जब इन्हें यह लगा कि शेष हिस्से छूट रहे हैं तो इसका विस्तार कर करके इन्होंने प्रायद्वीपीय पठारी भाग, अर्थात ये जो हिस्सा है इसके लिए, और फिर उसके बाद पर्वतीय भूभाग के लिए इन्होंने इसका विस्तार कर दिया उसी आधार पर। अब इनकी आलोचना को देखा जाए। आलोचना में क्या क्या है? आलोचना के कई कारण यहाँ पर बताए गए हैं। संकेताक्षरों का प्रयोग, संकेताक्षरों का प्रयोग। यहाँ पर देखने से यह ज्ञात होता है कि तमाम प्रकार के अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए, जिस कारण इसकी ग्राह्यता कठिन प्रतीत होती है। इसका कठिनाई स्तर अधिक देखने को मिलता है, तो इस कारण यह कम रोचक प्रतीत होता है। इसके बाद दूसरा है, इन्होंने कुछ ही स्थानों की वनस्पतियों का संकेत किया, जबकि शेष स्थानों की वनस्पतियों का संकेत अपने वर्गीकरण में नहीं किया, तो यह भी एक आलोचना का विषय है। दूसरा विषय यह है कि इन्होंने अपने वर्गीकरण में केवल तापमान, वर्षा और वनस्पति को आधार चुना, जबकि किसी भी स्थान की विशेषताओं में धरातलीय विशेषताएं, एयर प्रेशर, डेंसिटी, भौमिक विशेषताएं आदि भी शामिल होती हैं, तो इन पक्षों का इन्होंने ध्यान नहीं दिया। वायुदाब को भी इन्होंने अपने वर्गीकरण में शामिल नहीं किया।
तो इस प्रकार ये दूसरा वर्गीकरण, दूसरी आलोचना का यह आधार बताया गया। भौगोलिक अन्य जलवायवीय घटकों पर ध्यान न देना। तो यह इनकी दूसरी विशेषता, दूसरा आलोचना का केंद्र रहा। और तीसरा आलोचना का प्रमुख कारण ये रहा कि इनके द्वारा जो वर्गीकरण बताया गया उसमें जलवायु प्रदेश को लेकर के कुछ मतभेद देखने को मिलते हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी कुछ अंतर देखने को मिलता है। जैसे CWG प्रदेश का विस्तार यहाँ मेघालय, असम और भारत के पूर्वी हिस्सों में दिखाया गया है। यदि इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, जैसे यह पूर्वी हिस्सा, मध्य हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा, तो वर्षा की दशाओं में, वनस्पतियों में, भौमिक संरचना में इत्यादि इन तीनों पार्ट्स में काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से AW जलवायु प्रदेश को अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में इसकी स्थिति कुछ है, तटीय भूभाग में इसकी स्थिति कुछ है, पठारी भूभाग में इसकी स्थिति कुछ है, पश्चिमी तट की तरफ इसकी स्थिति कुछ है। अर्थात एक सिरे से दूसरे सिरे तक कहीं न कहीं अधिक विभेद देखने को मिलता है। तो यहाँ हो जाएगा जलवायवीय प्रदेशों के विस्तार में भ्रामक स्थिति। तो कोपेन की जलवायु के वर्गीकरण की ये खामियां बताई गई। इसके अलावा भी अन्य विद्वानों ने अन्य आधारों पर खामियों को इंगित किया है। एक और प्रश्न परीक्षोपयोगी इसमें पूछा जाता है कि महाद्वीपीय जलवायु और उष्णकटिबंधीय जलवायु के वर्गीकरण के मुख्य सांकेतिक वर्ण कौन से हैं। तो यहाँ यह महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु और यहाँ उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु, दोनों को जो अलग कर रहा है वह CWG और AWG के मध्य की जो रेखा है वह इसमें विभेद या अंतर या अलगाव करती है। तो यह कोपेन का जलवायु वर्गीकरण रहा, जिसे प्रयुक्त संकेताक्षरों के माध्यम से यहाँ बताने का प्रयास किया गया। यदि इस पर ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से इसे समझना बहुत कठिन नहीं है। इसे परीक्षोपयोगी बनाया जा सकता है। बार बार अभ्यास से इसको सरल रूप में समझा जा सकता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से इसकी तैयारी की जा सकती है। प्रायः परीक्षाओं में इसके विस्तार को लेकर के या जलवायु को लेकर के या वनस्पति को लेकर के कुछ प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए इसे बार बार देखने की आवश्यकता है। बार बार देखने पर, बार बार अभ्यास करने पर निश्चित रूप से यह जितना कठिन प्रतीत हो रहा है, कठिन प्रतीत नहीं होगा, परीक्षा के लिए सरल होगा। धन्यवाद।